नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऐलान किया कि राज्य में उपनिवेशवाद यानी गुलामी के सभी प्रतीकों के नाम बदल जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने निर्देश दिया है कि राज्य में उपनिवेशवाद के सभी प्रतीकों का दोबारा नामांकन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में उपनिवेशवाद के सभी प्रतीकों को बदला जा रहा है। उत्तराखंड में सड़कों और शहरों के नाम अंग्रेजों के जमाने के हैं, जिनको बदला जाएगा। हमने निर्देश दिए हैं कि राज्य की उपनिवेशवाद के सभी प्रतीकों का नाम बदला देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक थे, गुलामी के प्रतीक सभी जगह उनको बदला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उन प्रतीकों को परिवर्तन किया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमने सभी को कहा है, सभी विभागों को, कि ऐसे जो भी इस प्रकार के वो हैं उन सभी को बदला जाएगा और हम उसके लिए पूरी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। इसमें चार धाम यात्रा चली है सर। केदारनाथ में जो घोड़े हैं, हेली, उन्होंने सर काफ़ी अच्छा इनकम इस बार किया सर। किस तरीके से देखते सर चार धाम यात्रा इस बार चली सर? देखिए, इस बार चार धाम यात्रा एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा हुई है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनकी ये शिववाणी, उनकी कही हुई कथन बिल्कुल धरातल पर उतर रहे हैं। हमारे जो मातृशक्ति के स्वयं सहायता समूह थे, उन्होंने भी लाखों रुपए का इस बार अपना रोजगार किया है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का और पूरी इस यात्रा में 200 करोड़ से भी ज़्यादा की यात्रा ये हुई है। ये अपने आप में उनके कथन को सत्य सिद्ध करता है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक होगा। अभी यात्रा चल रही है। 46 लाख लोग अभी तक इस यात्रा में अपने दर्शन कर चुके हैं, श्रद्धालु आ चुके हैं, पर्यटक आ चुके हैं और अभी आना निरंतर जारी है। ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जो नोट है उस पर गणेश और लक्ष्मी जी की वो होनी चाहिए सर। किस तरीके से देखते हैं सर इस बयान को? देखिए, केजरीवाल जी नॉन सीरियस हैं। सभी जानते हैं कि वो चुनाव के समय में लक्ष्मी जी और गणेश जी की बात कर रहे हैं और वहाँ एक वर्ग विशेष के लोगों को 18-18 हज़ार का वेतन दे रहे हैं प्रति माह का। वो वैसे ही अपमान है लक्ष्मी गणेश जी का और मैं समझता हूँ कि ये उनका नॉन सीरियस बयान है। सर, हिमाचल में चुनाव प्रचार की कैंपेन करने जा रहे हैं सर, किस तरीके से देखते हैं सर इस बार? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर जगह पर नए इतिहास बन रहे हैं। चाहे हम आसाम देखें, चाहे हम हरियाणा देखें या उत्तराखंड देखें। अभी उत्तराखंड के अंदर आम चुनाव हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ के उत्तराखंड की जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाई है, डबल इंजन लगाया है और उसका परिणाम है कि चारों तरफ विकास हो रहा है, तेज़ी से विकास हो रहा है। चाहे सड़कों का हो, चाहे आज हमारे धार्मिक स्थलों का हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, हवाई सेवाएं हों, रेल सेवाएं हों, कोई क्षेत्र छूटा नहीं है। उसी प्रकार से हिमाचल की जनता भी, वहाँ की देवतुल्य जनता भी, चूँकि उत्तराखंड और हिमाचल दोनों प्रदेश एक दूसरे से लगे हुए हैं, भाई भाई हैं। वह भी सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, यह भी सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, वह भी देवभूमि है, ये भी देवभूमि है। तो उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल के लोग भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार अपना आशीर्वाद देंगे और वहाँ भी डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की ओर से विकास को लेकर शुरू की गई पहल पर आज पार्टी भी आगे बढ़ने लगी है, जिसमें पार्टी संगठन में आज सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देते हुए इस पर्व पर प्रवासी उत्तराखंड को वापस अपने गांव बुलाने की पहल शुरू की गई है, जिससे राज्य में विलुप्त हो रहे लोक पर्व पुनः जीवित हो सके। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि अनिल बलूनी भी बीजेपी के ही नेता हैं और उन्होंने जो पहल शुरू की है उस पहल पर आज पार्टी ने भी चलना शुरू कर दिया है। अनिल बलूनी के कहने के बाद आप लोग क्यों जागे? अरे ठीक है, जगाने का हम ही ने तो क्या, हमारे तो अनिल बलूनी तार के थोड़ी है। कार्यक्रम अनेकों परंपराओं के कार्यक्रम धीरे धीरे लुप्त हो रहे जा रहे हैं, लेकिन अच्छा प्रयास हुआ है। आखिरकार इगास का कार्यक्रम ऐसा तो होता तो मनाते नहीं थे, लेकिन
इगास हर वर्ष मनाया जाता है, पहले बता रहा हूँ सबको मैं, पहाड़ में वहाँ बूढ़ी मुर्गा मंगाई जाती है। लेकिन आह्वान है प्रवासी जो हैं, जो उत्तराखंड से एक प्रकार से पहाड़ों से अब गांव छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को हम वापस अपने त्योहार से जोड़ सकें। ये चारधाम यात्रा को लेकर सरकारी दावों पर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने चारधाम यात्रा में इंतजामी को लेकर सरकार पर आरोप लगाए हैं और देहरादून में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की आमद को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि हकीकत ये है कि यात्रियों की संख्या में ये इजाफा कोरोना के बाद हुई यात्रा के चलते हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा की बेहतर तैयारियों का हवाला देते हुए इसका श्रेय लेना चाह रही है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। करण ने कहा कि सरकार को मालूम था कि कोरोना के बाद इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, इसके बाद भी पुख्ता तैयारी नहीं की गई। खासतौर पर स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ती हुई नजर आई और यात्रियों के रुकने के पुख्ता और पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। केदारनाथ धाम में यात्रियों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा। अहली कंपनियों ने यात्रियों से मनमाना किराया वसूला और कंफर्म टिकट एन मौके पर कैंसिल कर नए सिरे से महंगे दामों पर टिकट बेचे गए। बम्पर इसलिए है कि भाई बीच में कोरोना था, 2 साल तक लोग यात्रा में नहीं आ सके, इसलिए यात्रा का ज़्यादा लोगों का आना स्वाभाविक था। लेकिन केवल यात्रा में बम्पर कमाई कहना और बम्पर यात्रियों का आना कहने में इस बात को दबा देना कि आखिर में सरकार को मृत्यु के आंकड़े देने बंद करने पड़े। जब से राज्य बना है इससे ज़्यादा लोगों की मृत्यु कभी नहीं हुई। जो हमारी चारधाम यात्रा में बदइंतजामी थी उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं है। पड़ावों में पानी नहीं था, पार्किंग नहीं थी, लोगों को बहुत असुविधा का सामना भी करना पड़ा। और आप ही लोगों की रिपोर्ट्स में था कि जब आ रहे थे लोग तो उनको कई लोगों को दर्शन ही नहीं थे। इतने लंबे लंबे समय तक उनको रोका गया कि लोगों का पैसा खत्म हो गया और वो अपने घर जाने के लिए तक उनके पास पैसे नहीं थे। तो सर्वाधिक मृत्यु होना इस चारधाम यात्रा में ये भी एक रिकॉर्ड बना है। पौड़ी शहर के ग्रामीण क्षेत्र में गुलदार की धमक से दहशत बरकरार है। आपको बता दें कि शहर के वार्ड नंबर 3 में स्थित चवीचा गांव में बीती देर शाम को गुलदार आवासीय बस्ती के अंदर दिखाई दिया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इसकी सूचना वन विभाग को भी दी गई थी, लेकिन वन विभाग की बेरुखी के चलते ग्रामीण डर गए, साए में जीने के लिए मजबूर हैं। और वहीं ग्रामीणों ने आज जिलाधिकारी से मुलाकात कर गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की, जिस पर जिलाधिकारी ने डीएफओ गढ़वाल वन प्रभाग को मामले में घटनास्थल का जायजा लेते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसको लेकर डीएफओ के आदेश पर वन कर्मियों द्वारा चवीचा गांव के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में दिन के समय ही गश्त की गई। नगर पालिका पौड़ी के अंतर्गत चवीचा ग्राम में जो एक घटना की जानकारी आ रहा है कि उसमें एक गुलदार ग्राम में मकानों के पास घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। उसके बाद में ग्रामवासियों ने उसकी शिकायत जब विभाग को किया तो विभाग के द्वारा उसमें शीघ्रता से कार्रवाई नहीं किया गया, ऐसा उनके द्वारा मुझे अवगत कराया गया है। मैंने अभी डीएफओ पौड़ी से इस संबंध में आख्या प्राप्त करने का निर्णय लिया है और उनसे मैंने टेलीफोनिक वार्ता भी किया है कि अगर वहाँ पर कोई गुलदार का दिखाई दिया जा रहा है तो वहाँ पर तत्काल जो है पिंजरा लगाने की कार्रवाई किया जाए और वहाँ पे गश्त के लिए टीम भी भेजी जाए और ऐसी घटनाओं को जहाँ जहाँ से सूचना मिलती है वहाँ पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई शीघ्रता से करने के निर्देश सभी रेंज ऑफिसर्स को निर्देश दिया जाता है। उनका केवल कहना था कि हम 15-20 मिनट में आ रहे हैं, 15-20 मिनट में आ रहे हैं और उनको सूचित कर दिया गया था। मेरे हिसाब से 9 सवा 9 के बीच मैंने उनको सूचित कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम 10 मिनट में आ रहे, कभी कह रहे 20 मिनट में आ रहे, लेकिन 11:30 बजे तक उनका कोई रिएक्शन नहीं था और हम काफ़ी लोग मोहल्ले के उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन लोगों की तरफ से कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं की गई। किस तरह की मांग की है आज दी? हम चाहते हैं कि एक तो गश्त लगाएं और एक हमारी पिंजरे को लेके मांग है। और गुलदार कितने बजे आया धमका था गांव में और क्या क्या? गुलदार का जो टाइमिंग था वो था 7, 7:30 और 7:45 के बीच में। और क्या उस समय हुआ था? तो गुलदार स्वयं ही मेरे घर में मेरी मिसेज और मेरा बच्चा था नीचे बरामदे में, और जैसे ही गुलदार उन पर झपटने वाला था वैसे ही मैंने स्टूल उठाया और उसकी तरफ फेंका तो गुलदार ने सीधे छलांग लगाते हुए दूसरे घर की तरफ रुक लिया और फिर घर के पीछे से दूसरी महिला जो हमारी भाभी जी हैं सरिता रावत जी, उन पर झपटने की कोशिश की, जो कि अपनी भैंस को
दूध निकालकर अपने घर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट लगातार सरकार के मंत्रियों से आग्रह कर रहे हैं कि उनकी ओर से पार्टी मुख्यालय पर लगने वाले जनता दरबार को फिर से शुरू किया जाए, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता की मुश्किलों का समाधान निकल सके। प्रदेश अध्यक्ष के इस अनुरोध पर सीएम धामी और मंत्रियों ने जनता दरबार लगाने का आश्वासन जरूर दिया, लेकिन कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हो पाया। वहीं इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। ऐसे में जो जनता दरबार लगाने की पहल शुरू होने जा रही है, इस पहल के लिए भी सकारात्मक परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे। देखिए, हमारी सरकार का पहला कर्तव्य है कि हमारी सरकार किसी भी तरीके से जनता के द्वार तक जाए, और निश्चित रूप से हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, संगठन ने तय किया है कि मुख्यमंत्री जी ने भी तय किया है कि माह में एक दिन वो मुख्यालय में यहाँ बैठेंगे और माह में एक दिन वो कुमाऊं के जो हमारा संभाग कार्यालय वहाँ पर बैठने का उन्होंने अपना निश्चित किया है। और उन्होंने कहा है कि तमाम जो मंत्री हैं वो दिनवार निश्चित करके पार्टी मुख्यालय में बैठेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ बहुत पूरे प्रदेश के तमाम ऐसे लोग आते हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, जो अपनी बातों को लेकर के आते हैं, उनकी बातें सुनी जाए। कार्यकर्ताओं की भी जो समस्याएं क्षेत्र की होती हैं उनकी भी बातें जो है यहाँ पर सुनी जाए। तो इसलिए उसको लेकर के मंत्रियों को सुनिश्चित किया है कि वो सब लोग बैठे और बहुत जल्दी मुझको लगता है कि बहुत जल्दी हम इस पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए जनता दरबार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगे। इस पर पहल हमारी पार्टी ने की है, निश्चित रूप से शीघ्र इस पर कार्रवाई। तो चलिए मेरे साथ अब उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।